हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इलास्टिसिटी क्या है। अब हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी जो है उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनको जानना ज़रूरी है। आइए हम देखें कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। लेकिन याद रखना है, इलास्टिसिटी तो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है, जिस मटेरियल से कोई ऑब्जेक्ट मिलके बनी होती है। लेकिन जो इलास्टिक लिमिट होती है वो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो इलास्टिक लिमिट किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, जबकि इलास्टिसिटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, आइए हम देखते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक बॉडीज show their property of elasticity up to a certain value of deforming force। मीन्स जो इलास्टिक बॉडी होती है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करती है। अगर उसके बाद अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं रह जाती और वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को नहीं रिगेन करती है। तो जितने भी इलास्टिक बॉडी होती है एक सर्टेन लिमिट तक डिफॉर्मिंग फोर्स के वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करती है। मीन्स अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। If we go on increasing the deforming force, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को इंक्रीज करते हैं देन हम स्टेज इज रीच्ड, तब एक ऐसी स्टेज आती है when on removing the force the body will not return to its original state। अगर हम अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को इंक्रीज करते जाएं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जिस सिचुएशन में अगर हम अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें तो उस केस में वो बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में जो है वो नहीं रहती। ओके, the maximum deforming force up to which a body retain its property of elasticity is called elastic limit of the material of the body। means the maximum deforming force up to which a body retain its property of elasticity is called elastic limit of the body, material of the body। means वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जहाँ तक वो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया जाए तो अपनी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखती है या अपने ओरिजिनल शेप और सेम साइज में आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू व्हिच अ बॉडी रिटेन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। मीन्स वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जहाँ तक बॉडी अपनी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखती है वो उसकी क्या कहलाती है? इलास्टिक लिमिट कहलाती है। इलास्टिक लिमिट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी व्हेन इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ द बॉडी। जो इलास्टिक लिमिट है वो किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, जबकि इलास्टिसिटी जो होती है वो बॉडी जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, आइए इलास्टिक फैटिग क्या है ये देखते हैं। इलास्टिक फैटिग का हम सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताएं। अगर घर में हमें किसी स्टील पाइप को तोड़ना हो और उसको हम बार बार बेंड करते जाएं तो थोड़ी देर बाद वो टूट जाता है। उसका रीजन क्या है कि जब बार बार हम उसको बेंड करते हैं और स्ट्रेट करते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। इसको हम इलास्टिक फैटिग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक फैटिग कहते हैं। मीन्स किसी भी बॉडी पर बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर और रिमूव करने पर उसके अंदर टेम्परेरी लॉस हो जाता है इलास्टिसिटी का। ये जो टेम्परेरी लॉस है इलास्टिक प्रॉपर्टी में, इसी को हम इलास्टिक फैटिग बोलते हैं। इलास्टिक फैटिग the temporary loss of elastic properties due to action of repeated alternating deforming force is called elastic fatigue। means किसी भी बॉडी पर जब हम अल्टरनेटिवली बार बार जो है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिसको हम the temporary loss of the elastic properties due to the action of repeated alternating deforming force is called the elastic fatigue। means किसी भी बॉडी पर जब हम बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते रहे अल्टरनेटिवली तो उस बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी में कुछ लॉस हो जाता है,
जो लॉस होता है उसी को हम इलास्टिक फैटिग बोलते हैं। इट इज ड्यू टू दिस रीजन, इसी वजह से आगे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए इलास्टिक फैटिग की वजह से पहला इफेक्ट ये है, ब्रिजेज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ यूज। जो ब्रिज बनते हैं कि बड़े बड़े जो है रिवर्स के ऊपर, उनको कुछ टाइम के बाद जो है वो अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसे जो आपके रेलवे में रेलवे क्रॉसिंग पर जो आपकी पोस्ट बनती हैं उनको भी कुछ टाइम के बाद जो है वो अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो इलास्टिक फैटिग की वजह से होता है, क्योंकि बार बार अल्टरनेटिव में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिससे वो अनसेफ हो जाते हैं, तो उनको अनसेफ डिक्लेयर किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो लॉन्ग टाइम के यूज करने के बाद उसमें कुछ उसकी रीडिंग करेक्ट नहीं आती है, कुछ उसमें एरर आने लगती है। उस एरर का भी यही रीजन है कि लगातार यूज करने पर जो स्प्रिंग बैलेंस में जो स्प्रिंग लगी होती है उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कुछ लॉस हो जाती है, इस वजह से वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देती है। वी आर एबल टू ब्रेक अ वायर बाई रिपीटेड बेंडिंग। किसी वायर को अगर हम बार बार रिपीट करके बेंड करते रहें तो ब्रेक हो जाता है, ठीक ना, वो इलास्टिक फैटिग की वजह से होता है। तो याद रखना है किसी वायर को बार बार बेंड करने पर उसका ब्रेक होना इलास्टिक फैटिग की वजह से होता है। जो ब्रिजेज बनते हैं उनको कुछ टाइम के बाद अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो आपका इलास्टिक फैटिग की वजह से होता है। स्प्रिंग बैलेंस एक लॉन्ग टाइम के यूज के बाद करेक्ट रीडिंग नहीं देती है, वो इलास्टिक फैटिग की वजह से होता है। तो ये सब सारे इफेक्ट जो है इलास्टिक फैटिग की वजह से आते हैं, इन्हीं को हम इलास्टिक फैटिग बोलते हैं। ओके, अगला वर्ड आता है आपके यहाँ इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अब ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए हमने कोई एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने के बाद जब हमने छोड़ दिया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आने में जितना टाइम लगाती है उस टाइम को हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। और ये वो टाइम होता है जितने टाइम तक रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट रहता है और वो बॉडी को उसके ओरिजिनल शेप और साइज में लाना चाहता है, ठीक ना। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट वो टाइम होता है जितने टाइम तक जो है रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट रहता है। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स के हटा लेने के बाद तो किसी भी बॉडी पर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने पर वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आने में जितना टाइम लेती है उसे हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। इस इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए वेरी स्मॉल होती है और जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है उनके लिए लार्ज होती है। जैसे फास्फर ब्रांच है, क्वार्ट्ज है, इसके लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वैल्यू स्मॉल होती है। आइए देखें, the time delay in which a substance regains its original condition after removal of defined the time delay in which a substance regains its original condition after removal of defined force is called the elastic after effect। means वो टाइम जिस टाइम के बाद किसी बॉडी पर से अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें तो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है, उस टाइम डिले को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। तो एक तरह से टाइम डिले होता है। इट इज द टाइम फॉर विच द रिस्टोरिंग फोर्सेस आर प्रेजेंट आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद जितने टाइम तक जो है रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट रहता है वो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बताता है हमें। इट इज नेग्लिजिबल फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी लाइक क्वार्ट्ज, फास्फर ब्रांच एंड लार्ज फॉर ग्लास फाइबर। ये क्वार्ट्ज के लिए, फास्फर ब्रांच के लिए ये लार्ज हो, इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, जबकि ग्लास फाइबर के लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वैल्यू लार्ज होती है। ओके, स्ट्रेस क्या होता है? अब आइए स्ट्रेस पर हम बात करें तो जब भी हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी जिन मॉलिक्यूल से, जिन एटम से मिलकर बनी होती है उनमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है और रिलेटिव पोजीशन चेंज होने की वजह से
इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से उस बॉडी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो जब भी हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से उनके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है इलास्टिसिटी की वजह से। उस रिस्टोरिंग फोर्स को ही हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस होता है फोर्स, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट, जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी बॉडी के अंदर उसकी इलास्टिसिटी की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। आइए देखें, when a force is applied on a body, there is a relative displacement in molecules of body due to elastic property and internal forces developed in the body called stress. इसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो जब भी किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो बॉडी अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। जो बॉडी को ओरिजिनल शेप और साइज में लाना चाहता है वही जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। ओके।